तो कैसे हैं दोस्तों, मैं विजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का एएलपी साइंस स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं अपने इस चैनल पे एएलपी सीबीटी 2 को लेकर के ट्रेड का जो क्वेश्चन है मैं उसका एक सीरीज चला रहा हूं ताकि आप 27 नंबर ला सकें और पास हो जा सके। और उसमें मैं व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य का जो चैप्टर है उसको मैं 30 क्वेश्चन तक करा चुका था। पिछले वीडियो में एक वीडियो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, या एक सीरीज़ कहें तो। आप अगर नहीं देखें तो आप देख लें, क्योंकि मैं उन्हीं सब क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं जो वीवीआई होता है। और आपको कम से कम इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन तो जरूर देखने के लिए मिलेंगे। आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं या फिर वायरमैन हैं, आपको या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से भी रिलेट करते हैं, तो आपको 2 नंबर क्वेश्चन इससे मिलेगा, क्योंकि ये सब जो चैप्टर टॉपिक होता है ये सब कॉमन लगभग होता है पढ़ना। तो अगर आप इससे पहले मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर के आप देख सकते हैं। और ये सेकंड पार्ट है जहाँ मैं 31 नंबर क्वेश्चन से शुरू करूँगा, क्योंकि 30 तक ऑलरेडी मैंने डिस्कशन करा दिया है। और ये जो सीरीज़ है दोस्तों, मैं बता दूँ एक बार फिर से कि यूथ पब्लिकेशन की जो बुक आती है, जो प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, डीएमआरसी हो, एलएमआरसी हो, या फिर इसरो का टेक्नीशियन एग्ज़ाम हो, या फिर सेल हो, वेल हो, इन सभी एग्ज़ाम में ट्रेड से रिलेटेड, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो खास करके रेलवे एएलपी एग्ज़ाम हो, ठीक है, तो उन सभी क्वेश्चन को इसमें डाला गया है। और आप देख सकते हैं कि सभी को लिखा गया है क्वेश्चन के सामने में कि कौन से ईयर में पूछा गया है और कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा टफ एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन आएगा नहीं दोस्तों। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी से आएंगे। आप अगर मेरे द्वारा बताए गए इतने ही आप चैप्टर को देख करके चले जाते हैं तो आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है, कृत्रिम श्वसन की साधारण और आसान विधि क्या है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में है सिल्वेस्टर विधि, बी में मुंह से नाक वाली विधि, सी में सैफर विधि है, और डी में मुंह से मुंह वाली विधि, ठीक है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जैसे ही अगर कोई आदमी है, ठीक है, या कोई वर्कर है, वो इलेक्ट्रिसिटी वाले फील्ड में वर्क कर रहा है, ठीक है, अगर उसे गलती से करंट ही सब लग जाता है और कोई अंग जख्मी हो जाता है, ज़्यादा करंट का झटका लग गया, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो श्वास लेने में आती है, ठीक है। अगर रोगी बेहोश हो जाता है, ठीक है, तो उसका धड़कन रुके नहीं, ठीक है, उसका श्वास चलते रहे, उसके लिए हम कुछ विधि अपनाते हैं। और उन्हीं सब विधियों में सिल्वेस्टर विधि है, सफर विधि है, और मुंह से मुंह वाली विधि, और एक और कृत्रिम विधि है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे आसान होता है वो मुंह से नाक वाली विधि होती है, सॉरी मुंह से मुंह वाली विधि होती है। कौन सी होती है? मुंह से मुंह वाली विधि। मुंह से नाक वाली विधि ये कोई श्वास वाली विधि नहीं होती। अक्सर आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि अगर कोई पानी में बेहोश हो गया है डूब करके, या किसी कारण से बेहोश हो गया है, तो अगर उसे उसका धड़कन नहीं चल रहा है, तो अगर उसे श्वास देना हो, धड़कन से चलाना हो, तो मुंह से आप देखते होंगे कि कुछ उस तरह का मुंह से मुंह को नज़दीक में ला करके श्वास खींचते हैं रोगी के मुंह से। तो ये बहुत ही आसान विधि है, इसको यूज़ किया जाता है। और रही बात सिल्वेस्टर विधि की, ठीक है, तो सिल्वेस्टर विधि में क्या करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को इंजर्ड हो गया है, कोई व्यक्ति करंट लग गया है और बेहोश हो गया है, तो उसे हम पीठ के बल लिटा देते हैं। किसके बल लिटा देते हैं? पीठ के बल हम लिटा देते हैं रोगी को, ठीक है। रोगी को हम पीठ के बल लिटा देते हैं, ठीक है। और पीठ के बल लिटाने के बाद उसके दोनों हाथों को उसके छाती पे ले जाते हैं और थोड़ी बहुत क्रिया करते हैं वहाँ पे, ठीक है, छाती पे। इसके अलावा उसकी हथेलियों पे भी हम क्रिया करते हैं, ठीक है। ऐसा करने से उसका श्वास वापस आ जाता है। दूसरी तरफ हम बात करें कि ये जो सैफर विधि है, ये आप देख रहे हैं सैफर विधि, इसमें हम रोगी को पीठ के बल ही हम क्या करते हैं? लिटा देते हैं, ठीक है। सैफर विधि में क्या करते हैं? रोगी को पीठ के बल ही लिटा देते हैं, और यहाँ भी हम उसके पसलियों पे क्रिया करते हैं, थोड़ा बहुत पीठ पे दबाव देते हैं, तो इससे उसका श्वास वापस आ जाता है, ठीक है। और मुंह से नाक वाली ये कोई विधि नहीं होती है श्वसन की, कृत्रिम श्वसन की, तो इसको हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। और ये मुंह से मुंह वाली विधि ये सबसे आसान है, तो सही ऑप्शन यही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 32 है, और ये मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है कृत्रिम श्वास की साधारण और आसान विधि भी आई क्वेश्चन है दोस्तों। इससे पूछा जाएगा आपको कि सिल्वेस्टर विधि में रोगी को किस तरह से हम लिटाते हैं, ठीक है। पीठ के बल लिटाते हैं या फिर उसे पेट के बल लिटाते हैं, ठीक है। तो सिल्वेस्टर विधि जब भी पूछे तो हम क्या बोलेंगे कि रोगी को पीठ के बल लिटाते हैं। और सैफर विधि पूछा जाएगा तो यहाँ पे रोगी को हम पेट के बल हम लिटा देते हैं, ठीक है, सैफर विधि में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। अग्नि ध्वनि संकेत प्रणाली के भाग क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है स्विच, सॉकेट, हीट, फ्यूज, बी है
घंटी, पंखा, पंप, लैंप, हीटर। सी है हीटर, पंप, घंटियाँ, पंखा आदि। और डी है धुआं और ऊष्मा डिटेक्टर, घड़ियाँ, डीकैम पैनल, अलार्म पैनल, बैटरी आदि। ठीक है, इसमें आप देखें कि ये ऑप्शन नंबर डी है जो ये हम लोग का सही आंसर होगा। जितना ज़्यादा इस तरह का डिटेक्टर और इक्विपमेंट रहे यही इसमें ज़्यादा सही आंसर होगा। अग्निध्वनि संकेत प्रणाली में क्या क्या भाग होते हैं। ठीक है, आप फिर से इसे याद कर ले कि धुआं, ऊष्मा डिटेक्टर, घंटियाँ होना चाहिए, डीकैम पैनल, अलार्म पैनल, बैटरी आदि ये सब ध्वनि संकेत प्रणाली के भाग होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 33, हेलोन सीटीसी प्रकार के अग्निशामक का खाली स्थान को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पूछा गया है कि सीटीसी का फुल फॉर्म ही होता है दोस्तों कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तरल सामग्री में लगने वाले आग को बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन बी में है बिजली से लगने वाले आग को बुझाया जाता है। ऑप्शन सी में ठोस सामग्री से लगने वाले आग को, या फिर ऑप्शन डी में पेट्रोलियम पदार्थों की गैस से लगने वाली आग को बुझाया जाता है। तो कभी भी अगर सीटीसी टाइप का अग्निशामक दिया रहे दोस्तों तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप टिक करें कि इसको जो आग लगती है, बिजली से जो आग लगती है उसी को बुझाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिजली से लगने वाली आग। ठीक है, ऐसे अगर बात करूँ तो ये हम क्लास बी के आग के लिए भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं और क्लास सी के लिए आग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में बिजली से लगने वाली आग है तो बेस्ट ऑप्शन मेरा यही हो जाएगा। मैं एक बार फिर से बता दूं आपको कि क्लास ए में जो होता है वो जितने भी ठोस पदार्थ से आग लगते हैं, चाहे वो लकड़ी हो या कपड़ा हो, उन सबको हम शामिल करते हैं। क्लास बी में जितने भी लिक्विड टाइप के जो तरल पदार्थ होते हैं उनसे जो आग लगता है उनको क्लास बी की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, और क्लास ए की श्रेणी में क्लास ए का जो आग होता है उनको बुझाने के लिए हम जल का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लास बी का आग जो होता है उनको बुझाने के लिए हम, चूँकि ये पेट्रोलियम केरोसिन से लगते हैं इसलिए जल से तो हम नहीं बुझा सकते हैं। ठीक है, तो इनको बुझाने के लिए या तो हम फोम का यूज़ कर सकते हैं, झाग वाला अग्निशामक, या फिर CO2 वाला अग्निशामक का हम यूज़ कर सकते हैं। क्लास सी जो हो जाता है वो गैसियस पदार्थ से जो आग लगता है, ठीक है, उनका हम उसको हम क्लास सी अग्नि में रखते हैं। और इन सबको बुझाने के लिए भी हम फोम का यूज़ करते हैं या CO2 का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और क्लास डी में वैसे आग हो जाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के कारण लगते हैं, तो उनको बुझाने के लिए हम जनरली सीटीसी या हेलोन टाइप का अग्निशामक यूज़ करते हैं। और सीटीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो जनरली सीटीसी का यूज़ क्लास डी वाले अग्नि को बुझाने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ऐसे हम CO2 की बात करें तो CO2 का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर ये बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, सीटीसी क्या होगा? बेस्ट ऑप्शन होगा। फोम का भी यूज जो होता है वो हम क्लास बी और क्लास सी दोनों में कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्लास बी ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, फॉर्म के लिए। अच्छा, जनरली कहीं कहीं देखा जाता है, किसी बुक में आंसर देता है कि फॉर्म का यूज कहीं कहीं हम देखे हैं फॉर्म का यूज जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, तो ये बहुत कम सही है दोस्तों। ठीक है, सिटी से ज़्यादा सही होगा। इसके अलावा अगर ऑप्शन में दिया रहे शुष्क चूर्ण का यूज़ करते हैं तो वो भी सही होगा दोस्तों। ठीक है, जितने भी बिजली से रिलेटेड आग लगते हैं या फिर LPG से रिलेटेड आग लगते हैं तो उनको बुझाने के लिए अगर सूखा पाउडर दिया रहे, ठीक है, सूखा पाउडर दिया रहे हाई प्रेशर के साथ जो डस्ट होता है ड्राई डस्ट, उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन में रहेगा तो सही होगा। फिलहाल ये सीटीसी दिया हुआ है तो हम इसको सही मानेंगे बिजली से आग लगने वाली आग को बुझाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर मेरा बी सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर 34 आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे देखिए बिजली के द्वारा लगने वाली आग को बुझाने के लिए सीटीसी हेलोन प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। सीटीसी का पूरा नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, इसे जिस यंत्र में भरकर आग बुझाई जाती है उस यंत्र को कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। इसमें CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन नामक द्रव को हवा के दबाव के साथ भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 खाली स्थान से अधिक विद्युत धारा वाले बिजली के झटके से त्वचा जल जाएगी। ठीक है, तो कितना बिजली का झटका होना चाहिए जिससे त्वचा जल सकती है, तो ये सही ऑप्शन जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगर इतना धारा हमारे शरीर को मिल रही है तो इससे हमारा शरीर की जो त्वचा है वो जल जाएगी। ठीक है, 10 मिली एम्पियर है, 50 मिली एम्पियर या 15 मिली एम्पियर, इससे त्वचा तो नहीं जलेगी लेकिन झटका का अनुभव हम करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 विद्युत उपकरणों पर किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, अभी हम बताए थे कि जनरली विद्युत उपकरण द्वारा जितना भी आग लगता है उसमें हम सीटीसी हेलोन का यूज़ करते हैं या फिर सूखे चूर्ण का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो किसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर में लिखा हुआ है कि विद्युत उपकरणों पर फेन झाग प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इससे पहले मैंने बोला कि कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में ये भी देखे हैं किताबों में कि फेन का प्रयोग किया जाना चाहिए, जो कि बहुत सही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि फेन वाले या झाग प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो झाग होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है, गीला होता है, ठीक है। वो विद्युत का अवशोषक होता है, तो हम उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, यही जो हम शुष्क चूर्ण बोले हैं ड्राई पाउडर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राई पाउडर या फिर CO2 प्रकार का, या सबसे ज़्यादा सही रहेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, CTC, उसका हम यूज़ करें ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ से अगर देखें हम तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ये सी सही होगा। मीन्स हमें फेन या झाग प्रकार का अग्निशामक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा, फेन या झाग प्रकार वाले अग्निशामक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्लोरीन सिस्टम इनक्लोजर्स शैल बी पोस्टेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स क्लोरीन सिस्टम बाड़ों को निम्नलिखित में से किस संकेत के साथ पोस्ट किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है फॉर रिस्ट्रिक्टिंग एंट्री ओनली, केवल प्रवेश प्रतिबंधित करने के लिए। फॉर वायरिंग ऑफ द हजार्ड टू हेल्थ ओनली, केवल स्वास्थ्य के खतरे को चेतावनी देने के लिए। या सी में है आग और विस्फोट के खतरों के लिए। डी में है प्रवेश को प्रतिबंधित करने और स्वास्थ्य के खतरों की चेतावनी देने और आग के विस्फोट। मीन्स इसमें से सभी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जितना भी इसमें कहा गया है सबको हमको इसमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है आप देखें कि क्लोरीन सिस्टम आवरण इनक्लोजर्स को प्रवेश को प्रतिबंधित करने और स्वास्थ्य के खतरे को चेतावनी देने और आग तथा विस्फोट की खतरे की चेतावनी के लिए संकेत के साथ पोस्ट किया जाता है। चेतावनी संकेत, जितना भी चेतावनी संकेत होता है उन सबको हम पीला पृष्ठभूमि में, ठीक है, काले रंग की आकृति के द्वारा हम दिखा सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये सभी क्या है, चेतावनी संकेत है। इन सबका जो बैकग्राउंड कलर होगा दोस्तों वो पीला है, क्योंकि ये लिखा गया है ब्लैक एंड वाइट कलर में, तो इसलिए हमको वाइट दिख रहा है। लेकिन जितना भी चेतावनी का संकेत होता है वो त्रिभुजाकार होता है और उसके अंदर कैसा बैकग्राउंड होगा, येलो कलर का होगा, ठीक है। कैसा बैकग्राउंड होगा, येलो होगा। वहीं हम बात करें कि जो निषेधात्मक संकेत जो होगा वो इस तरह से कुछ वृत्ताकार होगा और इसका जो बॉर्डर होगा वो लाल रंग का होगा। निषेधात्मक जो संकेत है कैसा होगा, वृत्ताकार होगा, बॉर्डर लाल रंग का होगा और इसका जो बैकग्राउंड होगा पृष्ठभूमि वो वाइट होगा, मीन्स उजला होगा, ठीक है। कैसा होगा, उजला होगा, ठीक है। वहीं हम यहाँ पे बात करें आकृति की, जैसे मान लीजिए आप सिगरेट की आकृति हम दिखा रहे हैं, तो आकृति कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। मतलब यहाँ से निषेधात्मक जो भी संकेत होगा वो लाल रंग का बॉर्डर के साथ में होगा, वृत्ताकार होगा, ठीक है। बाहरी बॉर्डर लाल होगा और अंदर का जो बैकग्राउंड होगा वो सफ़ेद होगा, ठीक है। और काले रंग का उस पर आकृति होगा, जो भी हमें संकेत दिखाना होगा। चेतावनी के लिए त्रिभुजाकार और उसके अंदर का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, पीला होना चाहिए। वहीं बात करें अनिवार्य संकेत, तो ये भी वृत्ताकार ही होता है। कैसा होता है, वृत्ताकार ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लू होता है। कैसा होता है, ब्लू होता है, ठीक है। और पृष्ठभूमि मीन्स ब्लू होता है, ठीक है। और जो यहाँ पे संकेत को हम दिखाएंगे, इसके अंदर में संकेत को दिखाएंगे वो कैसा होगा, वो वाइट होगा। यहाँ पे संकेत वाइट ही होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें, चेतावनी तो हो गया है, ठीक है। सूचनात्मक संकेत की बात करें तो ये कैसा होगा, ये वर्गाकार होता है। सूचनात्मक संकेत कैसा होता है, वर्गाकार। और इसका जो बैकग्राउंड होता है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। ग्रीन या हिंदी में हरा बोलते हैं, ठीक है। और जो आकृति फिगर बनाएंगे वो कैसा होगा, वाइट होगा। कैसा होगा, वाइट हो गया, ठीक ना। तो जो भी सूचनात्मक संकेत होगा वो वर्गाकार होगा और उसका पृष्ठभूमि हरे रंग का। चेतावनी संकेत की बात करें तो त्रिभुजाकार होगा और पृष्ठभूमि पीले रंग का, ठीक है। अनिवार्य संकेत की बात करें तो अनिवार्य और निषेधात्मक दोनों वृत्ताकार होगा, ठीक है। दोनों क्या होगा, वृत्ताकार होगा। और ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, VVI आप इसे याद कर लें। आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे कि कुछ संकेतों की बात की गई है। आप देख सकते हैं संकेत में कि यहाँ पे ये है रिस्क ऑफ फायर का, क्या है, रिस्क ऑफ फायर का है, ठीक है। वहीं बात करें आपको देख लें, ये रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक का है, ठीक है। किसका है, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक का है, आप इसे देख सकते हैं। ये टॉक्सिक हजार्ड का है, ठीक है। ये कोरोसिव सब्सटेंस का है। ये रिस्क ऑफ आयोनाइजेशन या रेडिएशन का है, ठीक है। आयोनाइजिंग रेडिएशन, इसको लेज़र बीम बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं, ये रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन, ठीक है। ये ओवरहेड फिक्स हजार्ड, ये जनरल वार्निंग ऑफ डेंजर है, ठीक है।
और ये ओवरहेड लोड है, ठीक है, और ये फर्गाइल लूप है, और ये फॉर्क इन ट्रक है, ठीक है। आप ये मैं बता दूं कि ये जितना भी आप देख रहे हैं संकेत, ये VVI है, और इसमें से आपको ये पूछता है ज़्यादा, ठीक है, ये भी पूछता है, उसके बाद ये पूछता है, और ये VVI है। ये कम से कम आप इतना याद रखें दोस्तों, ये कॉमन सा है, ये सबको पता होता है, ठीक है। तो आप इन सबको याद रखें, VVI क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 37, ए हॉस्पिटल्स इसेंशियल इलेक्ट्रिकल सिस्टम मस्ट बी कंपेराइज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू सेपरेट सिस्टम। किसी अस्पताल की अनिवार्य विद्युत प्रणाली में निम्नलिखित दो अलग अलग प्रणालियों में से कौन सा होना चाहिए। ऑप्शन है ए नॉर्मल सिस्टम एंड लाइफ सेफ्टी सिस्टम, मीन्स एक सामान्य प्रणाली और एक जीवन सुरक्षा प्रणाली। बी में है एक आवश्यक प्रणाली और एक गैर आवश्यक प्रणाली। सी में एक जीवन सुरक्षा प्रणाली और एक पता योग्य फायर अलार्म सिस्टम। और डी एक आपातकालीन प्रणाली और एक उपकरण प्रणाली, ठीक है। एक हॉस्पिटल में आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये खुद ही पता लग जाता है कि ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। एन इमरजेंसी सिस्टम एंड एन इक्विपमेंट सिस्टम, ठीक है। एक आपातकालीन प्रणाली और एक उपकरण प्रणाली किसी भी अस्पताल में होना चाहिए। लिखा गया है किसी अस्पताल की अनिवार्य विद्युत प्रणाली में एक आपातकालीन प्रणाली और एक उपकरण प्रणाली होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द क्वांटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट फिनोमेना, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं डाई इलेक्ट्रिक तो नहीं होगा, इंसुलेटर भी नहीं होगा, मेटल भी नहीं होगा, और क्या होगा, चार्ज। क्योंकि हम जानते हैं कि चार्ज का जो फ्लो होता है किसी भी आवेश से, चार्ज का जो फ्लो होता है यूनिट टाइम में, इकाई समय में जो आवेश का फ्लो होता है, बहाव होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। इसका SI यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, तेल ग्रीज पेंट से लगने वाले आग को खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत की जाती है। मैंने अभी बताया था दोस्तों कि क्लास A के आग में हम जो भी आग जो ठोस पदार्थों से लगते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, काष्ठ हो गया, या फिर कपड़ा हो गया, कॉटन हो गया, इन सब से लगने वाली आग को हम क्लास A श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। क्लास B की बात करें तो वहाँ पे जितने भी तरल ज्वलनशील पदार्थ हैं, जैसे केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, पेंट हो गया, इन सब से लगने वाली आग को हम क्लास B श्रेणी की आग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का, वो क्या हो जाएगा, वो आप देख सकते हैं क्लास B हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्लास B। और क्लास B से जितने भी लगने वाले आग होते हैं उन सबको बुझाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, गलती से भी हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे, हम या तो CO2 का यूज़ करें, ठीक है, या फिर फोम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, या तो CO2 का या फिर फोम का यूज़ कर सकते हैं। विद्युत से लगने वाली आग को हम क्या CTC का यूज़ करके बुझा सकते हैं, या फिर ड्राई डस्ट मीन्स सूखा पाउडर, किसका यूज़ करके, सूखा पाउडर का यूज़ करके हम बुझा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 40, द विक्टिम हैज़ इंजरी ऑन हिज चेस्ट, विच मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन इज नॉट टू बी फॉलोड। पीड़ित को उसके छाती पर जख्म है, कृत्रिम पुनर्जीवन की कौन सी विधि का अनुसरण नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर माउथ टू नोज मेथड मीन्स मुंह से नाक की विधि, बी है सैफर विधि, और सी है मुंह से मुंह विधि, और डी में नेल्सन विधि, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मुंह से नाक विधि, बी में सैफर विधि, और सी में मुंह से मुंह विधि, और डी में नेल्सन विधि। दोस्तों जब छाती पर जख्म है तो जाहिर सी बात है कि हम सैफर विधि का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सैफर विधि में हमें छाती के बल ही लिटाना होता है किसको, रोगी को, तो हम उस विधि का तो यूज़ गलती से नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मेरा जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सैफर विधि, ठीक है। क्या हो जाएगा, सैफर विधि, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें आंसर देखिए, आंसर ए दे रहा है जो कि गलत है, ठीक है, ये गलत आंसर है दोस्तों, हम सैफर विधि का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। विद्युतमय तार के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को बिजली का प्रघात लगता है। जिस व्यक्ति को बिजली का प्रघात लगता है वह या तो फेंक दिया जाता है या वह विद्युतमय तार में जुड़ा हुआ रहता है। विद्युतमय तार के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को बचाने के लिए आपका पहला कदम क्या होना चाहिए, ठीक है। ये कॉमन सेंस की बात है, आप समझ सकते हैं कि जब भी किसी को लाइन लगती है तो या तो होता है कि हाई वोल्टेज के कारण या तो फेंक दिया जाता है व्यक्ति, ठीक है, या तो फिर चिपका हुआ रह जाता है लाइन में, तार से, लाइव वायर से, ठीक है।
तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, आपका पहला कदम क्या होगा? आप उसे अस्पताल ले जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना होगा। व्यक्ति का हाथ कपड़े के पकड़ करके उसे विद्युत में तार से दूर खींचेंगे नहीं। एक तो वो पहले से क्या है, लाइन में लगा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए मेंस है और कोई लड़का ए है, ये इस तार से लगा हुआ है और उसको छुड़ाने के लिए कोई और लड़का जा रहा है, ठीक है, या कोई और व्यक्ति जा रहा है, तो उससे भी करंट लगेगा। ठीक है, तो ये भी विधि हम नहीं करेंगे। सबसे अच्छा विधि होता है हम कि लकड़ी से या किसी भी लाठी का यूज करके हम तार से उस व्यक्ति को अलग करें। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी की छड़ी का प्रयोग करके उसे हम अलग करेंगे। ठीक है, और बचपन में ऐसा सुना होगा आपने कि किसी को लाइन लग गया है और वो तार से सटा हुआ है, तो इसी विधि का प्रयोग करके तार पे मारा जाता है ताकि तार क्या हो जाए, टूट जाए। ठीक है, वैसे हमें अभी तक तो नहीं करना पड़ा है, आपको अगर करना पड़ा है तो आप बताएं। ठीक है, प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, धूम्रपान निषेध चिन्ह प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार की आकृति का हम प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो अभी हम कुछ देर पहले बताए थे कि निषेधात्मक जो चिन्ह होगा उसको हम सर्कुलर बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? हम सर्कुलर बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, और ये बॉर्डर जो होता है वो कैसा होता है? रेड होता है, लाल होता है। अनिवार्य संकेत होता है, उसको भी हम सर्कुलर बनाते हैं। ठीक है, उसको भी क्या करते हैं? सर्कुलर बनाते हैं। निषेधात्मक का जो बैकग्राउंड होता है वो सफ़ेद होता है। ठीक है, और अनिवार्य जो संकेत होता है उसका बैकग्राउंड ब्लू होता है। ठीक है, चेतावनी की बात करें तो चेतावनी बताए थे त्रिभुजाकार होता है। ठीक है, त्रिभुज के अंदर में पीला पृष्ठभूमि, और सूचनात्मक बताए तो वो वर्गाकार होता है, और वर्ग के अंदर का पृष्ठभूमि क्या होता है? हरा होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि कौन सा बात बोला गया है किसके बारे में? धूम्रपान निषेध है। ठीक है, मीन्स निषेधात्मक है। ठीक है, कैसा चिन्ह है? निषेधात्मक चिन्ह है। ठीक है, तो किस प्रकार की आकृति का उपयोग करेंगे हम? आप देख सकते हैं वर्गाकार, ऑप्शन ए सही तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वर्गाकार में किसका यूज़ करते हैं हम? सूचनात्मक का। त्रिकोण, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिकोण में हम किसका यूज़ करते हैं? चेतावनी का। ठीक है, त्रिकोण त्रिभुजाकार कैसा होता है? चेतावनी का। आयत ये कोई अभी नहीं है। ठीक है, वृत्ताकार ये मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वृत्ताकार चिन्ह का हम यूज करेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे धूम्रपान निषेध चिन्ह प्रदर्शित करने के लिए वृत्ताकार आकृति का यूज करते हैं। आप देख सकते हैं ये जो बॉर्डर है लाल रंग का होता है और सफ़ेद बैकग्राउंड और काली आकृति आप सीक्रेट बनाए हुआ देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 43 की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि निषेधात्मक चिन्ह को वृत्ताकार दिखाते हैं। अनिवार्य संकेत वृत्त के अंदर नीला पृष्ठभूमि पर सफ़ेद संकेत। चेतावनी संकेत जो होता है त्रिभुजाकार, और त्रिभुज के अंदर का जो पृष्ठभूमि होता है वो कैसा होता है? पीला होता है। और सूचनात्मक संकेत वर्गाकार, और इसके अंदर का पृष्ठभूमि कैसा होगा? हरा होगा। ये VVI क्वेश्चन है, आप इसे याद कर ले। ठीक है, नेक्स्ट, और आपको मैं बता दूं कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। जो भी ट्रेड पास करने के लिए जितना भी VVI टॉपिक है जो रटना पड़ेगा वो मैं करा दूंगा, और इसके अलावा भी जो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है वो भी मैं कराऊंगा। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप नए तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं और नए यूज़र हैं, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी आप कीजिए कि मेरे द्वारा जो ये लेक्चर दिया जाता है वो किस तरह का है, कैसा है, इसमें मैं और सुधार कर सकता हूँ या और भी कुछ करने की ज़रूरत है। और अगर आप RRB ALP एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी मैं तैयारी यहाँ पे पूरी तरह से कराऊंगा दोस्तों अपने इस चैनल पे। और अगर आप ALP RRB 2025 की तैयारी के लिए अगर ट्रेड को अभी से पढ़ लेते हैं, अभी से पढ़ते हैं, तो बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि एग्जामिनेशन CBT 1 एग्जामिनेशन होने के बाद समय नहीं रहता है स्टूडेंट के पास में, और समय नहीं होने के कारण वो पार्ट ए में अच्छा खासा स्कोरिंग करते हुए भी पार्ट बी से वो चूक जाते हैं। ठीक है, वो फेल कर जाते हैं, वो 27 नंबर नहीं ला पाते हैं। तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप अभी से ही जितना भी मैं वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ आप उनको देखें, आप समझें, और पेन पेपर भी लेकर के बैठें, और जो भी VVI क्वेश्चन उनको आप नोट करें। और इसके अलावा आप जो भी प्रैक्टिस सेट मार्केट में उपलब्ध है आप उनको भी लेकर के बनाएं। और सबसे ज़्यादा क्योंकि मैं जितना भी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है उनको भी डिस्कस करूँगा, तो इससे आपको काफ़ी आसानी होगी और आप अपने एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, रही बात CBT 1 की, तो CBT 1 के लिए भी मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा, और वो भी आप देख करके आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को ला सकते हैं और CBT 1 क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द काउज ऑफ एन एक्सीडेंट? निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना होने का कारण है? ऑप्शन नंबर ए जो है देख सकते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, खतरे के प्रति सजग ना होना। बी है नॉलेज ऑफ टूल्स और औजारों का जानकार होना। ठीक है, सी में है नॉलेज ऑफ सेफ्टी मेजर्स, सुरक्षा मानकों का ज्ञान होना, और डी में सभी। ठीक है, मीन्स यहाँ पे सबसे बड़ा जो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि खतरे के प्रति सजग ना होना यही दुर्घटना का क्या होता है? कारण होता है। तो
ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 44। देखिए, सामान्य उम्र और स्वास्थ्य वाला व्यक्ति का प्रतिरोध कितना होता है। ठीक है, तो सीधा सा इसका ऑप्शन है दोस्तों, आप ये याद कर लें कि सामान्य उम्र और स्वास्थ्य वाला व्यक्ति का प्रतिरोध जो होता है शरीर का वो 1000 ओम होता है। ठीक है, और इसी को हम 1000 ओम को क्या बोलते हैं, 1 किलो ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 किलो ओम। तो सही आंसर ये हो जाएगा। इसमें आप देखिए ये भी दिया हुआ है कि इसका धारा भी क्या होता है, 9 मिली एम्पियर होता है। क्या होता है, 9 मिली एम्पियर होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। वैद्युत उपकरण का उपयोग करते समय निम्न में से कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, कोई नंगा तार नहीं पकड़ना चाहिए। ठीक है, और बी में आप देखें केवल नंगे तार के साथ कार्य करें, जो कि गलत है। नंगे तार अन्य तार के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, गलत है। नंगे तार पकड़ने चाहिए, गलत। जो सावधानी हमें बरतना होगा वो कौन सा होगा, कोई नंगा तार नहीं पकड़ना चाहिए। और सिंपल सा ये क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 46 की तरफ। हम निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए है सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करके, पुरानी अप्रचलित विधियों का प्रयोग करके, सी में है कार्य विशेष मशीन तथा कार्यस्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करके, और डी में है व्यक्तिगत उपायों का पालन करके। इसमें से ए भी सही है। ठीक है, बी भी सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सही होगा वो ये होगा, कार्य विशेष मशीन तथा कार्य स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करके। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 47। आप देख सकते हैं कि दुर्घटनाएं आमतौर पर निम्नलिखित कारकों में से किसके कारण होती हैं। ठीक है, दुर्घटना जो होती है वो आमतौर पे किस कारण से होती है, पर्यावरण प्रभाव के कारण। ठीक है, जल प्रदूषण के कारण। दोस्तों ये जो चैप्टर की बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से जो भी चीज़ हम जो भी बातों का डील करेंगे वो किससे होगा, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे मशीन आएगी। ठीक है, क्या आएगी, मशीन। ट्रांसफार्मर हो गया, मोटर हो गया, इंडक्शन मोटर हो गया। ठीक है, या फिर अलग अलग कंट्रोल पैनल हो गया, इन सब का यूज़ होता है वहाँ पे। तो मशीन की बात आती है तो मशीन की हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पर्यावरण की बात करना गलत है, जल प्रदूषण की बात करना गलत है, वायु प्रदूषण की बात करना गलत है। ओके, सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 48 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दुर्घटना से बचने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो फर्स्ट है मशीन के सुरक्षा नियमों का पालन करना, जल्दबाजी में काम करना। ठीक है, पुराने नियमों को स्वीकार करना, पुराने तरीकों का पालन करना। ये सभी गलत हो जाएगा, ये सही है, मशीन के सुरक्षा नियमों का पालन करना। ठीक है, इनसे हम दुर्घटना से बच सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प बुनियादी सुरक्षा नियमों में से एक है। ठीक है, ए में है उपकरण किसी भी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। बी, मशीन चलाने के दौरान कर्मचारी को सावधान रहने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी तरह से हम मशीन को हैंडल करें ये सही नहीं है, और मशीन को चलाने के दौरान कर्मचारी को सावधान रहने की आवश्यकता, कोई भी मशीन चले कर्मचारी को हमेशा सावधान रहना चाहिए। सी में कर्मचारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता नहीं है कि कार्यस्थल काम करने के लिए उचित है। ठीक है, इसकी भी आवश्यकता है, अगर कार्यस्थल उचित काम करने के लिए नहीं है तो कर्मचारी छोड़ दे। ठीक है, डी, मशीन चलाने के दौरान कर्मचारी को सावधानी बरतनी चाहिए। इन सब में से ऑप्शन ए, बी, सी नहीं होगा। ठीक है, और ये डी सही होगा, मशीन चलाने के दौरान कर्मचारी को सावधानी बरतनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा रोधक पदार्थ कपास के टुकड़े के रासायनिक उपचार से बनाया जाता है। ठीक है, ये एक रोधक पदार्थ होता है जो कपास के टुकड़े की रासायनिक अभिक्रिया कर करके बनाया जाता है, अर्थात कुछ रासायनिक अभिक्रिया करा करके कपास के टुकड़े में एक रोधक पदार्थ बनाया जाता है। ठीक है, जिससे झटका ये सब ना लगे, सावधानी रहे। तो ये रासायनिक रीति से बनाया हुआ कृत्रिम चमड़ा लेदराइट। ठीक है, अर्थात लेदराइट को हम कैसे बनाते हैं, कपास को केमिकली ट्रीट करके। ठीक है, रासायनिक उपचार के बाद बनाया जाता है लेदराइट को। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल वर्क विच वन ऑफ द फॉलोइंग अवॉइड्स इलेक्ट्रिकल शॉक। बिजली काम के दौरान जो निम्न में से एक बिजली के झटके से बचाता है। ठीक है, वो क्या होता है, वेट वुड कभी भी नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी भीगा चीज़ जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। सूखी लकड़ी, वेट रोप, भीगी रस्सी भी नहीं होगा। ठीक है, और मेटल रोड, धातु का रोड, ये भी नहीं, क्योंकि ये विद्युत का सुचालक होता है। तो सही ऑप्शन मेरा बी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये LP टेक्नीशियन एग्जाम 22/1/2019 को पूछा गया है, जो VVI है, आप इसे याद रखें।
क्वेश्चन नंबर 52, धातु के उपकरणों में प्रेरित निम्न वोल्टेज जिसकी वजह से धीमा विद्युतीय झटका लगता है, ठीक है, का उपयोग करके रोका जा सकता है। अर्थात मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ठीक है, जो भी विद्युत से रिलेटेड इक्विपमेंट है, औजार है, उन सब में थोड़ी बहुत धारा लीकेज होती है, तो उनको हम किस तरह से रोक सकते हैं, तो अर्थिंग करके, क्या करके हम अर्थिंग करके रोक सकते हैं, जिसको भू संपर्कन बोलते हैं, ठीक है, अर्थिंग। तो ये भी VVI क्वेश्चन है और ये भी ALP टेक्नीशियन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, 22/1/2019 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा IE नियम बिजली झटके से पीड़ित लोगों के पुनर्जीवन को महत्व देता है। एकदम VVI क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हैं ALP टेक्नीशियन 23/1/2019 को पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा IE रूल जो है, ठीक है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जो है, भारतीय विद्युत नियम जो है, वो बिजली के झटके से पीड़ित लोगों के पुनर्जीवन को महत्व देता है। तो ये कट आउट नियम 44 ये आंसर हो जाएगा हमारा। कौन सा हो जाएगा? कट आउट नियम मीन्स IE रूल 44, ठीक है। क्या बोलता है, आप इसे देख सकते हैं कि IE रूल नियमानुसार बिजली के झटके से पीड़ित लोगों के पुनर्जीवन को कट आउट नियम 44 महत्व देता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54 की तरफ। सामान्य आयु और स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध का मान कितना होता है? ये मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले, वो 1 किलो ओम होगा। कितना होगा? 1 किलो ओम, ठीक है। और यहाँ पे एक और फैक्ट दिया गया, आप देख सकते हैं, शुष्क त्वचा वाले मनुष्य का प्रतिरोध कितना होता है? 1 मेगा ओम होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होती है, ठीक है। तो कभी भी 1 मिली एम्पियर से कम धारा मानव शरीर से होकर प्रभावित होता है तो हमें आघात की अनुभूति ना के बराबर होती है, ठीक है। ये भी VVI क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर आते हैं। मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव निम्नलिखित पर निर्भर करता है, ठीक है। ये लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है। किस पर करता है? लाइन वोल्टेज पे, ठीक है। लाइन धारा नहीं, लाइन धारा और वोल्टेज नहीं, उपयुक्त सभी नहीं, लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 57। निम्न में से कौन सी हानियां हैं जो व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकती है? पूछा जा रहा है कि इनमें से क्या समस्या है जो बिजली के झटके के कारण हो सकती है व्यक्ति में। किसी अंग विशेष पर छाले पड़ जाना या मांस का जल जाना, ठीक है। उसके बाद हृदय गति रुकना या मृत्यु होना, ये दोनों सही है। उसके बाद श्वास में रुकावट या मूर्छा, ये भी सही है, ठीक है। उपर्युक्त सभी, ये सभी होगा। किसी भी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने के कारण ये कोई सा भी दोष उत्पन्न हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एक्सटिंग्विशिंग एन इलेक्ट्रिक फायर? इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगर CTC रहे ऑप्शन में तो वो सही है, अदरवाइज हम किसका यूज़ करेंगे? सूखा बालू, ठीक है, ड्राई पाउडर का, ठीक है, जिसमें क्या जाता है? कार्बन पाउडर आ जाता है। क्या जाता है? कार्बन पाउडर आ जाता है, ठीक है। और अगर CTC रहे, क्या रहे? CTC रहे तो हम CTC का ही यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे हम? CTC का यूज़ करेंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड किसका यूज़ करेंगे हम? कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। CTC एकदम, अगर क्लास D का आग रहे अर्थात बिजली से लगने वाला आग रहे तो हम उसे बुझाने के लिए किसका यूज़ करेंगे? CTC का यूज़ करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। और वैसे हम CO2 का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर सूखा पाउडर कोई हो तो उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें दोस्तों कि यहाँ पे कार्बन पाउडर भी दिया गया है और ऑप्शन में ड्राई सैंड भी दिया गया है। तो यहाँ पे जो मेरा सटीक आंसर हो जाएगा वो, अगर ऐसा इस केस में दोनों दिया रहे, ठीक है, कार्बन पाउडर और सूखा बालू, तो हम सूखा बालू ज़्यादा हम टिक करेंगे, ये ज़्यादा सही होगा, ठीक है। और केवल सूखा पाउडर लिखा रहता तो हम उसी को टिक करते हैं। तो यहाँ पे मेरा सही आंसर हो जाएगा वो सूखा बालू हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 59। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काउज ऑफ स्पार्किंग इन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज? विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है। पहला लूज कनेक्शन, ये बिल्कुल हो सकता है, अगर कनेक्शन लूज है तो स्पार्किंग होगा। फॉल्टी अप्लायंस, दोषपूर्ण उपकरण, ठीक है, ये उतना सही नहीं है। शॉर्ट सर्किट लघु परिपथ, ठीक है, ये भी उतना सही नहीं है, क्योंकि केवल स्पार्किंग की बात की जा रही है। शॉर्ट सर्किट तो पूरे इक्विपमेंट को ही जला देता है। खुला परिपथ, इससे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, तो स्पार्किंग तो होना दूर की बात है। तो जो सबसे ज़्यादा सटीक और सही आंसर है वो लूज कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ।
सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य कैसा होता है। ठीक है, देख सकते हैं सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य कैसा होता है। तो अभी ये कुछ देर पहले बता रहे थे कि सूचनात्मक चिन्ह को हम कैसा दिखाते हैं, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये वर्गाकार होता है। ठीक है, और इसका जो पृष्ठभूमि होता है वो कैसा होता है, हरा होता है। कैसा होता है, तो इसका परिदृश्य जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 ISO स्टैंड्स फॉर, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, बी में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा ये जो PDF है ये पोर्शन थोड़ा सा आप देख सकते हैं ब्लर टाइप का आ गया है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, और कोशिश करूँगा कि आगे से इस तरह का फ़ोटो नहीं आए। तब तक थोड़ा सा आप बर्दाश्त करें इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 62, वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए। ठीक है, ये पीठ पर नहीं, पैरों पे सबसे ज़्यादा सही होगा। ठीक है, कि वर्कशॉप में कोई भी भारी सामान उठा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो भार होना चाहिए वो पैरों पे होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बात कर दूं कि इस चैप्टर में जो भी हम बात करेंगे तो वैसे मशीनों का बात करेंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता हो, जिसमें विद्युत धारा बहती हो। ठीक है, और विद्युत धारा वाले स्थान पर ही हम वर्किंग का भी बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है, तो मशीन सुरक्षा ये होगा। ठीक है, यह है व्यावसायिक सुरक्षा। शरीर सुरक्षा ये भी व्यावसायिक सुरक्षा, आप काम कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी वाले एरिया में तो शरीर का सुरक्षा होना जरूरी है। कार्य सुरक्षा भी सही है। रोड सेफ्टी ये यहाँ पे नहीं आता है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। ए ट्यूब इज केप्ट इन ए फर्स्ट एड बॉक्स फॉर हीलिंग ऑफ वाउंड्स, घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डब्बे में खाली स्थान की ट्यूब होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए है सेफ्रामाइसिन, बी में है पेनिसिलिन, और सी में है बीटाडीन। ठीक है, और डी में है फेयर एंड लवली। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो बीटाडीन होगा। ठीक है, घाव को भरने के लिए प्राथमिक उपचार में बीटाडीन का डब्बा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, इफ़ द फायर इज काउज ड्यू टू ऑयल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक फॉल्ट्स, मतलब यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो, ठीक है, तो प्रयोग किए जाने वाला अग्निशामक क्या होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट दिया है ऑप्शन में ए सोडा एसिड टाइप। ठीक है, उसके बाद है फोम टाइप, उसके बाद है CTC, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आप क्वेश्चन देखें दोस्तों कि यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में कहा गया है कि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से, अगर तेल से भी लग रहा है या पेट्रोल से या विद्युत दोष, सबकी बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, सबकी बात। तो इन सब में ऐसा क्या कॉमन हो सकता है कि जो कौन सा हम पदार्थ का यूज करें जो तीनों आगों में काम आ जाए। ठीक है, तो सबसे अच्छा जो रहेगा वो क्या रहेगा, CTC, क्योंकि इसमें विद्युत वाला आग भी बुझ जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ कर सकते हैं हम, किसका यूज़ कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया क्या हो जाएगा, CTC हो जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CTC हो जाएगा। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं। द फॉलोइंग फिगर इज ए सिंबल फॉर। ठीक है, ये देखने से लग रहा है कि ये सिंबल जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक का है। किसका है, इलेक्ट्रिक शॉक का, मीन्स विद्युत झटके को दिखाता है ये। ठीक है, तो सही जो ऑप्शन हो जाएगा आप देख सकते हैं, ए में है फ्यूज, बी में है प्रदोष फॉल्ट, ठीक है, सी में डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। तो सही आंसर यही हो जाएगा, डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ फायर CO2 एक्सटिंग्विशर आर यूज्ड। CO2 की अग्निशामक निम्नलिखित में से किस प्रकार की अग्नि को बुझाने के लिए काम आता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा क्लास B एंड D। ठीक है, कहाँ पे, क्लास B एंड D के काम में आ जाएगा। बी में जो तरल पदार्थ से आग लगता है, ठीक है, और डी में जो विद्युत के कारण आग लगता है उसको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 इन एन, आप देख सकते हैं बहिर्स्राव उपचार
प्लांट में अम्ल अपशिष्ट को खाली स्थान से मिलाने पर निष्प्रभावी किया जा सकता है। बोला जा रहा है कि जितने भी वैसा अपशिष्ट है जो अम्लीय हैं उनको कैसे हम निष्प्रभावी किया जा कर सकते हैं। तो कभी भी अम्ल का अभिक्रिया क्षार से होता है, ठीक है, अम्ल का अभिक्रिया क्षार से होता है तो बनता है लवण और जल, ठीक है। तो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, या फिर निष्प्रभावी अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो कभी भी इस तरह का अपशिष्ट हमें मिले जो अम्लीय हो तो उसका ट्रीटमेंट होगा, उसका उपचार होगा वो क्षार के साथ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, द गिवन साइन डिपिक्ट वार्निंग फ्रॉम, दिया हुआ चिन्ह चेतावनी को दर्शाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं किसकी चेतावनी को ये दर्शाता है। ये जो चेतावनी है ये दोस्तों ये लेज़र बीम का है। किसका है? लेज़र बीम का है, ठीक है, ये लेज़र बीम का है। तो सही जो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये किसका है? लेज़र बीम का है। वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आप याद रखें। चेतावनी चिन्ह 70, सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि कैसी होती है, ठीक है। सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि कैसी होती है? तो देखें आप, सबसे पहले सूचनात्मक चिन्ह को किस में दिखाते हैं? वर्गाकार होता है। सूचनात्मक चिन्ह कैसा होता है? घेरा कैसा होता है? वर्गाकार होता है। और इसके अंदर जो बैकग्राउंड होता है वो कैसा होता है? हरा होता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ग्रीन स्क्वायर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। निम्न में से किन चिन्हों में की बॉर्डर एवं बीच में बना लाल क्रॉस रंग होता है? सीधा सा आप पकड़ सकते हैं इस बात को कि लाल क्रॉस जो होता है बना होता है वो निषेधात्मक चिन्ह में होता है। किस में होता है? निषेधात्मक चिन्ह में। तो सही आंसर मेरा ये हो जाएगा, जो कुछ इस तरह का चिन्ह होता है। आप देख सकते हैं ये जो होता है लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है, ठीक है, सॉरी। उसके बाद आप देख सकते हैं 71, क्वेश्चन नंबर 72, आफ्टर एन इलेक्ट्रिक शॉक, विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया के निम्न में से किस विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटा दिया जाता है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि कौन सा विधि है कृत्रिम श्वास विधि में जिसमें रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटा देते हैं। तो ये सैफर विधि है। कौन सा विधि है? सैफर विधि है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे रट लें। क्वेश्चन नंबर 73, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए हम क्या करते हैं? तो फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बदला हुआ है। इसमें इस बार कुछ ऐसा नहीं लिखा गया है कि लकड़ी की हेल्प से हम लकड़ी की छड़ी से अलग करेंगे। यहाँ पे मेन स्विच को ऑफ कर देंगे। जैसा ऑप्शन में दिखाया गया है उसके अनुसार चाकू से हम तार को नहीं काट सकते हैं, पीड़ित को धक्का देकर लाइन से पृथक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन स्विच को हम बंद कर देंगे। तो ये दोस्तों व्यावसायिक और सुरक्षा से संबंधित चैप्टर का एंड हो गया। इतना ही क्वेश्चन था इसमें यूथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बुक में। और जितने भी क्वेश्चन ये वीवीआई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद व्यावसायिक सुरक्षा और सेफ्टी से जो भी व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से जो भी क्वेश्चन आएंगे, अगर दिख गया ALP CBT 2 एग्ज़ाम में तो वो क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए चैप्टर के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वैसे स्टूडेंट जो थोड़ा सा जिनका ट्रेड बहुत अच्छा नहीं है वो मेरी वीडियो को भी कम से कम देख लेंगे तो उनका कम से कम 27 नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।